रणवीर एक ईमानदार और मेहनती पुलिस वाला था। रणवीर हमेशा अपना काम ईमानदारी और लगन के साथ किया करता था। इंस्पेक्टर रणवीर, दिल्ली में अब आपको पूरे 6 साल हो गए हैं और पूरा दिल्ली शहर तुम पर नाज करता है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें अब दरियागंज जाना है और वहाँ भी ऐसे ही हिम्मत और बहादुरी से काम करना है। यस सर, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी अगर आप सब मुझे ऐसा मौका देंगे। वैसे भी मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी फिक्र करे। हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम उसकी चिंता मत करो। रणवीर अपने बड़े अधिकारी की बात सुनकर दरियागंज जाने की तैयारी करता है और अपनी माँ प्रभा देवी से बातें करने लगता है। माँ, आज तुम मुझसे बात नहीं कर रही, क्यों? गुस्सा हो क्या? मैं तुमसे इसलिए बात नहीं कर रही हूँ कि तुम झूठे हो। इतनी गहरी बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी है और तुम कह रहे हो कि बात नहीं कर रही। अच्छा माँ, तो तुम्हें पता चल ही गया और तुम्हें मैं दरियागंज की बात बताने ही वाला था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर ना जाओ। तुम्हारे दरियागंज जाने से कई सारी तकलीफें हो सकती हैं। नहीं माँ, मुझे वहाँ जाना ही होगा। बचपन से मैं दरियागंज की कहानी सुनते हुए आया हूँ। पिताजी भी आखिरी बार वहीं गए थे, तब से आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। मत जाओ बेटा, मत जाओ। रणवीर के बचपन में ही प्रभा देवी का एक हादसे में देहांत हो गया था, लेकिन प्रभा देवी की आत्मा रणवीर से तस्वीर के जरिए बात करती थी। तुम किसान फिर से मेरे घर आ गए। मैंने कहा ना, मैं लगान की कीमत एक ढेला भी कम नहीं करने वाला। मालिक, हम पिछले साल के कर्ज अब तक नहीं चुका पाए हैं। अब 4 गुना लगान कहाँ से देंगे? किसान खेती करना ही बंद कर देगा। देखिए, इसमें मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सारे किसान समझ जाते हैं कि जगत से बात करने से कोई उपाय नहीं निकलेगा और वो सारे मिलकर धर्मवीर के पास जाते हैं, जो दरियागंज के सबसे इज्जतदार और बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। अगर तुम्हें किसानी करनी है तो तुम्हें नियमों का पालन करना ही होगा। दरियागंज का एक ही उसूल, जो मैंने कह दिया वो करना ही होगा। इससे हमारी लागत नहीं बचेगी मालिक। धर्मवीर ने अपने 2 मुश्तंडे नौकरों को वहाँ पर बुलाया और कहने लगा, बाहर निकाल दो इन निकम्मों को, मैं इन्हें देखना ही नहीं चाहता यहाँ पर। 2 मुश्तंडे आकर सारे किसानों को बाहर निकालने लगे। बाहर निकलो, पता नहीं कहाँ से भीख मांगने आ जाते हैं। सारे किसान हताश और निराश होकर वहाँ से चले गए। उसी दिन रणवीर की दरियागंज में पोस्टिंग हुई थी। भैया, दरियागंज चलोगे? जी जरूर चलेंगे भैया, 30 रुपए देने होंगे। उतने में ही वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और रणवीर को भोला भाला समझकर पैसे लूटने की कोशिश करने लगे। 30 रुपए नहीं, पूरे 300। पर ये भाई साहब तो सिर्फ 30 कह रहे हैं। अब तो बेटा पूरे 500 रुपए लगेंगे, और चाहे तुम जाओ या ना जाओ। आप एक आम नागरिक से उसके पैसे नहीं छीन सकते। सारे गुंडे रणवीर के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। कैसे नहीं देगा पैसे? मैं भी देखता हूँ। ये आप सब गलत कर रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। रणवीर सबसे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी आगे आकर नहीं देखता। तब जाकर रणवीर एक गन्ने की दुकान से कुछ गन्ने ले लेता है और उन गुंडों की उससे खूब धुलाई करता है। अरे तुम इतनी सी बात के लिए मार क्यों रहे हो? अब से तुम कभी किसी के पैसे नहीं छीनोगे, समझ गए? लेकिन तुम हो कौन? इस शहर का नया इंस्पेक्टर रणवीर। रणवीर के मुंह से ये सुनकर सारे गुंडे दुम दबाकर भाग जाते हैं। एक तरफ रणवीर को दरियागंज के भ्रष्टाचार की खबर हो चुकी थी, दूसरे ही तरफ धर्मवीर नई चाल चल रहा था। इस जंगल में सारे लाल चंदन के घर हैं, इसे हमें संभाल कर ही रखना है। जी मालिक, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मैंने सुना है कि थाने में नया दरोगा आया है। हमें इस लाल चंदन के गांव को गुप्त रखना होगा, वरना हमें दिक्कत हो जाएगी।
रणवीर को दरियागंज में आकर पूरे 10 दिन बीत चुके थे। रणवीर अब धर्मवीर के बारे में सब कुछ जान चुका था। हमें अगर दरियागंज को भ्रष्टाचार से बचाना है तो हमें कैसे भी इस धर्मवीर को पकड़ना होगा। यस सर, लेकिन आज तक ऐसी हिम्मत किसी ने नहीं की सर। रात के 2 बज रहे हैं, धर्मवीर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। रणवीर और उसके साथी हवालदार रात 2 बजे ही धर्मवीर के घर चुपके से चले जाते हैं। वो धर्मवीर एक तस्वीर के पास बातें कर रहा होता है। प्रभा दीदी, मैंने आज भी कोई बुरी चीज नहीं की। मैं बस लोगों का भला करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम बहुत बुरा फंसने वाले हो धर्म। रणवीर धर्मवीर को तस्वीर से बातें करता देख सहम जाता है और जैसे ही धर्मवीर के पास जाकर तस्वीर देखता है तो उसमें प्रभा देवी यानी कि अपनी माँ का चेहरा नजर आता है उसे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आखिर ये कैसे संभव है? कौन हो तुम और इतनी रात को मेरे घर आकर क्या कर रहे हो? ये मेरी माँ की तस्वीर है जिनका नाम प्रभा देवी था, लेकिन तुम कौन हो और ये तस्वीर तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तब जाकर धर्मवीर ने सारी सच्चाई बताई। मैं तुम्हारा मामा हूँ बेटा। प्रभा देवी मेरी बड़ी बहन थी। कई साल पहले दरियागंज में तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ दोनों लापता हो गए थे। तुम्हारे पिता तो आज तक नहीं मिले और मेरी बहन गुजर गई। धर्मवीर और रणवीर बात कर ही रहे थे कि चारों तरफ हवाएं चलने लगी। जंगल में बहुत तेज रोशनी हुई जो कि पूरी अंधेरी रात में सूरज के समान थी। गांव के सभी लोग उस रोशनी को देखने के लिए जंगल की तरफ जाने लगे। रोशनी लाल चंदन के गांव से आ रही थी। ये तो हमारे लाल चंदन के घरों से रोशनी आ रही है। क्या माजरा है? चंदन की तस्करी? लेकिन ये सब क्या है? रोशनी का पीछा करना होगा। धर्मवीर और रणवीर उस घने जंगल में चले गए और उनका पीछा जगत भी करने लगा। वहां उन्होंने देखा कि पूरा लाल चंदन का गांव हवा में उड़ रहा है। धर्मवीर और रणवीर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। पूरा लाल चंदन का गांव उन्हें हवा में नजर आ रहा था। ये गांव, ये लाल चंदन का गांव हमारे ऊपर कैसे है? ये तो अनहोनी का प्रतीक है। उतने में ही वहां से श्यामू प्रभा देवी की तस्वीर लेकर आया जो कि चमक रही थी। मालिक, मालिक, ये तस्वीर चमक रही है। लगता है माँ कुछ कहना चाहती है। लाओ तस्वीर मुझे दो। इस लाल चंदन पर सिर्फ और सिर्फ दरियागंज के किसानों और तुम्हारा हक है। आज से कुछ साल पहले सब कुछ तुम्हारे मामा ने हमसे छीन लिया था और अब मैं ये खुलासा सबके सामने करती हूँ। प्रभा देवी ने जैसे ही तस्वीर से इतना कहा, वहाँ पर रखी लाल चंदन हथकड़ी के रूप में बदल गई और धर्मवीर को उस हथकड़ी ने कैद कर लिया। देखा मामा, मुझे आज भी याद है जब बचपन में आप मेरे परिवार को तंग किया करते थे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। जैसे ही धर्मवीर मामा को हथकड़ी लग गई, लाल चंदन का गांव बादलों से नीचे आ गया और जंगल के बीचों बीच एक शानदार लाल चंदन का गांव नजर आने लगा जिसका पहरा रणवीर के पिता धर्मेंद्र कर रहे थे। रणवीर अपने पिता को पाकर बहुत खुश हुआ। पिताजी, आप इतने सालों से इस लाल चंदन के गांव में कैद थे। तुम्हारे मामा ने मुझे बंदी बनाकर रखा था ताकि मैं दरियागंज की जमीन न हड़प लूं। आज तुम्हारी वजह से मैं आजाद हूँ। तुम्हें यहाँ आने से तुम्हारी माँ इसीलिए रोक रही थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम दुश्मनी मोल लो। सारे गांववासी लाल चंदन के घरों में रहने लगे और किसानी करके अपनी जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से गुजारने लगे। धर्मेंद्र अब दरियागंज में रहने लगा। सरकार ने रणवीर को अब इंस्पेक्टर से शहर का एसीपी बना दिया। महेशपुरा गांव में मुकेश और पिंटू नाम के 2 भाई अपने पिता के साथ रहते थे। मुकेश बड़ा था और पिंटू छोटा था। पिताजी, आपने मुकेश भैया को साइकिल दिलवाई है, मुझे मोटरसाइकिल दिलवाई है।
बेटा, साइकिल बहुत सस्ती चीज है और मोटरसाइकिल महंगी। मुझे कुछ नहीं पता। जब तक मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। पिंटू की जिद के आगे पिताजी को उसे मोटरसाइकिल दिलवानी पड़ती है। मुकेश का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। पिताजी मुकेश की शादी कर देते हैं। मुकेश खेती बाड़ी का काम संभालने लगता है। उधर पिंटू 12वीं पास कर लेता है। पिताजी, मैं पढ़ाई करने शहर जाऊंगा। बेटा, हमारे गांव में भी तो कॉलेज है। शहर में किराए पर कमरा लेगा और भी खाने पीने का भी अलग से खर्चा होगा। पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता। शहर जरूर जाऊंगा। फिर पिताजी को पिंटू की जिद के आगे झुकना पड़ता है। पिंटू पढ़ाई करने शहर जाता है, लेकिन शहर की चकाचौंध में पिंटू का पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। वो दोस्तों के साथ बाइक पर मौज मस्ती करता। कभी सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाता, कभी दोस्तों के साथ पार्टी करता। 2 साल पिंटू ने इसी तरह मौज मस्ती करके बिता दिए। एक दिन पिंटू के पास मुकेश का फोन आया। पिंटू, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तू जल्दी घर पर आ जा। मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत बिजी हूँ, तू ही सब कुछ संभाल। मुकेश बेटा, मेरा पिंटू से मिलने का बहुत मन कर रहा है। पिंटू घर नहीं लौटता और पिताजी की मृत्यु हो जाती है। एक दिन पिंटू का फोन आता है। मुकेश, तू इतने कम पैसे क्यों भेज रहा है? तुझे पता है ना कि शहर में कितना खर्चा है। पिंटू, मुझसे जितने पैसे हो रहे हैं मैं भेज रहा हूँ। इस बार गलत समय पर बारिश हो गई, सारी फसल बर्बाद हो गई। घर पर कुछ खाने तक को नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पिंटू। पिंटू एक लड़की को लेकर अपने गांव में अपने घर पहुंचता है। अरे पिंटू, अचानक से इतने दिनों बाद यहाँ आया और तूने बताया भी नहीं कि तूने शादी कर ली। हाँ भैया, मैंने शादी कर ली। मुकेश एक कागज देते हुए कहता है, भैया, ये मेरे कॉलेज का एक डॉक्यूमेंट है, इस पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। मुकेश पिंटू पर भरोसा करके कागज पर अंगूठा लगा देता है। बहुत बढ़िया भैया, अब आप अपनी बहू को लेकर घर से निकल जाइए। इस कागज पर इंग्लिश में साफ साफ लिखा है कि आप अपने घर, खेती बाड़ी सब अपने छोटे भाई पिंटू के नाम कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पिंटू? अब मेरा टाइम मत खराब करिए और अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल जाइए। चलो रूपा। बेचारे मुकेश और रूपा रोड किनारे एक झोपड़ी डाल लेते हैं। अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाया करूंगा और बाजार में भेज दिया करूंगा। अगले दिन मुकेश जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। दोपहर तक लकड़ियां काटते काटते मुकेश को प्यास लगने लगती है। बड़ी गर्मी है, मेरा तो गला सूखा जा रहा है। मुकेश पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। उसे एक कुआं दिखाई देता है। मुकेश कुएं में झांक कर देखता है। कुएं में पानी तो नहीं होता, लेकिन कुएं से बहुत आकर्षक खुशबू आ रही थी। मुकेश कुएं में कूद जाता है। कुएं में एक चंदन का पेड़ था। मैंने सुना है चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। मुकेश चंदन के पेड़ से कुछ लकड़ियां तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। चंदन की लकड़ियां 50,000 में बिकती हैं। मुकेश बहुत खुश होकर घर लौटता है। अब मुकेश रोजाना चंदन के पेड़ से कुछ लकड़ियां काटकर बेच आता। जल्द ही मुकेश ने बड़ा मकान, खेत और ट्रैक्टर खरीद लिया। उधर पिंटू को खेती बाड़ी करना आ ही नहीं रहा था, इसीलिए उसने अपना खेत बेच दिया। कुछ दिनों में खेत के पैसे खत्म हो गए। पैसे कमा कर लाओ, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। मुकेश के अमीर होने की खबर पिंटू तक पहुंचती है। एक रात पिंटू चुपके से मुकेश के घर के पास जाता है। मुकेश और मुकेश की पत्नी उस समय खाना खा रहे थे। पिंटू खिड़की से उन दोनों की बातें सुनने लगता है। आज हम जो भी हैं
जंगल में उस कुएं वाले चंदन के पेड़ की वजह से है। जंगल में एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो चंदन का पेड़ मायावी है। अच्छा, जंगल में कुएं वाला चंदन का पेड़। पिंटू जंगल में जाता है और घूमते घूमते उस कुएं तक पहुंच जाता है। वो रहा चंदन का पेड़। पिंटू कुएं में कूद जाता है, लेकिन चंदन का पेड़ गायब हो जाता है और पूरा कुआं पानी से भर जाता है। पिंटू को तैरना नहीं आता था और वो कुएं में डूबकर मर जाता है।